नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नीट की परीक्षा को लेकर के हमारी सीरीज लगातार जारी है और रोज़ाना कुछ नए खुलासे होते हैं, कुछ नए सबूत आते हैं और इंडिया न्यूज़ बार बार यह कहता रहा है कि इस परीक्षा में धांधलियां बेहिसाब हैं, पर्चा लीक हुआ है, 24 लाख बच्चों की उम्मीद इस इम्तिहान से टिकी हुई है। और यह जो लगातार हमारी सीरीज़ है, इसमें जितने भी मामले आते जा रहे हैं उन सबको जोड़ करके जो तस्वीर बनती है, वो तस्वीर उन बच्चों की उम्मीद के सामने खड़ा कर दें तो वो कहती यही है कि यह जो बच्चे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इम्तिहान धांधली से भरा हुआ है, इसको रद्द होना चाहिए, परीक्षा दोबारा ली जानी चाहिए। एनटीए जो परीक्षा लेने वाली संस्था है वो कहती है कि नहीं, केंद्र सरकार कहती है कि परीक्षा फिलहाल रद्द नहीं होगी, लेकिन एक बड़ी कमेटी जांच करेगी। जांच के बाद जो भी लोग कसूरवार होंगे उनको सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो सरकारी शब्दावलियां होती हैं ये दिलासा तो दिलाती हैं, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाती हैं जो फैसला उसी समय कर दिया जाना चाहिए। होता यह भी है कि इस तरह के जब दबाव बनते हैं, बवंडर चल रहा होता है, तो उसको बाहर निकालने का एक वेंट आउट करने का रास्ता होता है कि हमने कह दिया कि बड़ी कमेटी जांच करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बच्चों के साथ सरकार खड़ी है। ये सब दुरुस्त है, लेकिन एक तय समय के भीतर अगर यह सब कुछ हो जाता है कि जांच भी हो जाए और नतीजा भी आ जाए, यह मान लिया जाए कि हाँ इसमें धांधली है या नहीं है, अगर है तो परीक्षा दोबारा होगी क्या? यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, बल्कि सुनवाई करनी है। वो तमाम अर्जियां जो अलग अलग अदालतों में थी, हाई कोर्ट्स में थी, उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है और कोर्ट इन सभी बातों पर विचार करेगा। उसके सामने ये सारे सबूत रहेंगे जो हम लगातार 5 जून से लेकर के आज तक एक सिलसिला चलता रहा इंडिया न्यूज़ का, क्योंकि यह 24 लाख बच्चों का मामला है। मामला यह है कि जिस व्यवस्था के जरिए हम चल रहे हैं उस व्यवस्था पर आज की पीढ़ी का भरोसा है भी या नहीं है, और भरोसा का टूटना उनके करियर के रुकने से कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा करेगा। इसलिए मामला गंभीर है। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, बाकी दिनों की तरह, लेकिन आज जो बड़ा खुलासा है, जो रोज़ाना एक नया खुलासा हम करते हैं, उसमें चिंटू और पिंटू यह 2 नाम हैं। वैसे आप किसी को तंज करने के लिए, ताना देने के लिए कहते थे कि चिंटू पिंटू हैं, लेकिन चिंटू पिंटू ने चपत लगा दी बच्चों की उम्मीदों के साथ। और चिंटू पिंटू में से चिंटू के पास सबसे पहले जो व्हाट्सएप पर पेपर आया, पर्चा आया, वो चिंटू के पास आया और चिंटू के बाद से वो धीरे धीरे बाकी लोगों को चलता चला गया। दूसरा बड़ा खुलासा ये है कि वो जो सिकंदर यादवेंदु है, जिसने पटना में अपना गैंग तैयार किया था, उसने एक बैठक रांची में भी की और वहां 20-25 बच्चों को उसने जमा किया था, जिन बच्चों से उसने 40-40 लाख रुपए लिए पेपर देने के एवज में। यह इम्तिहान जब देने जाओगे तो यही पर्चा आएगा जो पर्चा मैं तुम्हें दे रहा हूं और इसके सारे आंसर्स मैं ही बतला रहा हूं, बस रट्टा मारो और जा करके तुम टिक मार्क सही करके आ जाओ, जैसा उसने पटना में किया। सिकंदर अकेला नहीं है, सिकंदर के साथ अब संजीव मुखिया, इस आदमी को आप जानते होंगे। बिहार में लंबे समय से, पिछले 14-15 साल से एक आदमी नेक्सस चला रहा है, नेटवर्क चला रहा है परीक्षा लीक का, वो है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया का भी नाम इस मामले में आने लगा है और वो कह रहा है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसका बेटा भी जेल में, बीपीएससी का पर्चा लीक करने के मामले में उसका बेटा अंदर है और इसमें जितने गुर्गे हैं इन सबों का संबंध संजीव मुखिया तक जाता है। संजीव मुखिया कौन है, क्या करता रहा, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज ये 2 बड़े खुलासे हैं कि रांची में भी बच्चों को बुलाया गया, रांची में भी पर्चा दिया गया जैसे पटना में किया गया। इस तरीके से पता नहीं और कितनी जगहों पर मामले आएंगे सामने, लेकिन जांच जारी है। सिकंदर यादवेंदु अभी पहला आदमी है। हैरत की बात यह है कि जितने लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, सबने माना है कि हां पर्चा लीक हुआ है। और संजीव मुखिया कौन है यह आपको हम बता रहे हैं। यह शिक्षा माफिया है और रंजीत डॉन पहले एक शिक्षा माफिया हुआ करता था, उसके साथ काम कर चुका है।
बाद में इसने अपना धंधा शुरू कर लिया कि भैया जब मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो तुम्हारे सारे हुनर तो मेरे पास आ गए, अब मैं ही अपना नेटवर्क चलाता हूं। और संजीव मुखिया बदनाम नाम है बिहार में। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस भर्ती की हो, शिक्षक भर्ती की हो या बीपीएससी का इम्तिहान हो, सब में संजीव मुखिया पर्चा लीक कर जाता है। कैसे कर जाता है और चल कैसे रहा धंधा उसका। अब ये इस फिराक में है कि इंटरिम बेल ले ले, कह रहा है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता आज बहुत सारी बातों से होकर मैं गुजरूंगा। ये दो बड़ी बातें मैंने आपको बताई कि चिंटू पिंटू इन दोनों के पास पहले मैसेज फोन पर पेपर्स आए और सिकंदर यादवेंदु ने रांची में भी बच्चों को बिठा करके पर्चा दिया था और वहां से भी उसने पैसे उठाए थे। लगभग 10 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं, यह कहा जा रहा है। इसलिए ग्राफिक्स जो मेरे साथ साथ चलता रहेगा, वो जब जब आता रहेगा मैं आपको उसके बारे में बताता रहूंगा। लेकिन अब मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं और धीरे धीरे प्रोफेसर नेहा, मैं पहले आप ही के पास आता हूं। इस मामले को जितना मैंने अभी कहा है उससे बहुत है जो अभी बचा हुआ है जी। ये 24 लाख बच्चों की उम्मीद है, उनकी मेहनत है और उनके माँ बाप की जो आप कहिए कि उन्होंने पेट काट करके अपनी ज़रूरतें मार करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, उनकी भी लगन है जी। लेकिन मामला यहाँ आके खड़ा है कि पर्चा लीक है। आपको मोटे तौर पे मामला क्या लगता है? मोटे तौर पे मामला पर्चा लीक का ही है। हमारी जो सिचुएशंस हैं, जिस हिसाब से हम लोग पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो कभी भी उभरती नहीं है अपने पुराने प्रॉब्लम से। अगर मैं कहूँ कि एसओपी, सिंपल एक एसओपी होता है। एनटीए ने आखिरी बार अपना एसओपी कब चेक किया था, कब रिव्यू किया था? कोई आंसर नहीं है। हर बार जब पेपर लीक हो रहा है, उससे हम क्या सीख रहे हैं और उससे हम कैसे उभर रहे हैं, वो सिस्टम करना ही नहीं चाह रहा। टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बट सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, वो समझ नहीं आ रहा। एक बात जो डॉक्टर नेहा कह रही हैं कि एनटीए ने अपना एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, आप कैसे काम करते हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है, ये जांचा है क्या, पिछली बार उसने कब जांचा है, उसको पता है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्चा लीक कहां से होता है। यह जो गैंग काम करता है, पर्चा कहीं छपता है और वो सेंटर पर जाता है। इसके बीच में होता क्या है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ये जो एसओपी कह रही हैं, मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि ये एसओपी क्या होता है। क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, बहुत सारे लोगों से आप सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद आप फिल्टर आउट करते हैं, आप एक सीरीज क्वेश्चंस की तैयार करते हैं। आपने कहा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हर में आपने अलग अलग क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस आपने ऑर्डर चेंज किए हैं, आपने डाला। वो कहीं प्रिंट होता है। मैं पीसीआर से कहूँगा कि वो जो पैटर्न है, जो प्रोसेस है, उसका ग्राफिक्स ज़रूर आप डालिए। तो वो प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद वो ट्रक से जाता है, वो जाकर के एनटीए जहाँ भी तय करता है वहाँ रखा जाता है। कभी कभार बैंक्स के लॉकर में भी रहता है। वहाँ से फिर वो निकलता है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है और ट्रांसपोर्ट होकर के वो ज़िला में जाता है, फिर वहाँ से वो सेंटर पर जाता है। यह जो पूरा का पूरा रूट है, इस रूट में बहुत जगह पर घपले हो सकते हैं। जोखिम सब जगह पर है, लेकिन यह जोखिम उठाया जाता है और बार बार पर्चा लीक होने के बाद भी सबक सीखा नहीं जाता है। अभी मेरे साथ निर्णय है। निर्णय इस बार नीट का इम्तिहान दिए हुए हैं। निर्णय, कितना स्कोर है आपका? मेरा स्कोर 643 है। 643 है। आपका रैंक क्या है? इट्स 33,000, 33,000 से ज़्यादा रैंक है। 33,000 से ज़्यादा है 643 पर। पिछले साल 615 पर 22,000 बच्चे थे। इस साल 67,000 बच्चे हैं। 720 से लेकर के 620 के बीच में पिछले साल 13,111 बच्चे थे। इस बार 35,000 हैं। आप समझिए कि अचानक कैसे इतनी बाढ़ आ गई।
एक सीट की मारामारी, यानी कि जो कट ऑफ लिस्ट पहले 408, 400, 608, 610 हुआ करता था, वो आज की तारीख में 640 से ऊपर चला गया है। इस बच्चे को शानदार मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख में इसका रैंक आप समझिए कहाँ आके खड़ा है। और ये सभी बच्चों के साथ है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उन 40-45 हज़ार बच्चों का, मैं फिर से कहता हूँ सिलेक्शन का मतलब ये है कि 1 लाख सीट्स हैं और उसमें से 40 से 45 हज़ार सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हैं, बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं। जो मारामारी होती है, लड़का जो दिन रात एक करके पढ़ता है, वो इसलिए पढ़ता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो जाए, क्योंकि 5 साल में वो महज 5 लाख रुपए खर्च करेगा, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो 1 साल में उसके पिताजी को कम से कम 30 लाख खर्च करने पड़ेंगे। 1 करोड़ से 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक वहां फीस जाती है। क्या करेगा गार्जियन? तो निर्णय हमारे सामने एक उदाहरण है। आर.के. सिंह साहब, आप तो एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने आएंगी। सरकार का अपना पक्ष है कि हम बड़ी कमेटी बिठाएंगे, जांच कराएंगे, बख्शेंगे नहीं, हम छात्रों के साथ हैं। इससे बात बनती नहीं है। समय निकल रहा है। काउंसलिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रक्रिया चलती रहेगी, हम काउंसलिंग रोकेंगे नहीं। लेकिन बेंच के सामने जब यह मामला जाएगा और इतनी सारी बातें जाएंगी, सबूत जाएंगे, कोर्ट अल्टीमेटली कहाँ जा करके खड़ा हो सकता है, एक अनुमान अगर आपका हो तो। थैंक यू योशन जी। मैं आपको 2 चीज़ें बड़ा स्पष्ट, आप ही के प्रोग्राम में अभी 7-8 दिन पहले जी हमने 2 बातें कही थी और ये 2 बातें बहुत गौर करने वाली हैं। पहले, ये जो एनटीए के चीफ हैं, जैसे ये मसला उजागर हुआ था तो एनटीए के चीफ को आउटराइटली हटा देना चाहिए था। कोई मतलब नहीं बनता था उनको अपने पद पर रहने का। दूसरी बात है, अगर आप मिनिस्टर के पूरे कंडक्ट को देखेंगे तो इन्होंने स्टार्ट किया था क्या कि नहीं पर्चा लीक नहीं हुआ है, जबकि एविडेंसेस बिल्कुल इसके फेवर में कि पर्चा लीक हुआ है। सेकेंडली, अब ये कल या परसों कह रहे हैं कि नाउ आई टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पर्चा लीक नहीं हुआ है तो नैतिक जिम्मेवारी आप क्या ले रहे हैं, किस चीज की ले रहे हैं? दिस इज अ ब्रीच ऑफ ओथ जो इन्होंने लिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ का ब्रीच है। मैं बहुत शिद्दत के साथ इस बात को कह रहा हूं कि शेड्यूल 3 में इन्होंने जो ओथ लिया है उसका ब्रीच है। And these 2 gentlemen, they ought to be sacked. Let me repeat the word. इनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्योंकि यंग बच्चों के जो कॉन्फिडेंस है पूरे सिस्टम पे अगर ख़त्म होता है तो इसकी भरपाई पूरे जीवन कभी नहीं हो पाएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अब अगली दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की, मसला सुप्रीम कोर्ट में है, इसके पहले भी रहा था, 2015 में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली सबको ख़त्म कर दिया। एक बच्चा जो 3 सालों तक तमाम मेहनत करता है और बहुत कष्ट करता है, वो एग्ज़ाम देता है और अचानक से सिस्टम उसको विक्टिम बना देता है। तो और सुप्रीम कोर्ट, अब चूंकि मैटर सब जुडिस है, बहुत गुरेज के साथ मैं उससे परहेज करना चाहूँगा, लेकिन मैं अगर ना बोलूँ तो मैं अपने सिटीजन के राइट के साथ बिट्रेयल कर रहा हूँ। वकील तो मैं बाद में होऊंगा, सुप्रीम कोर्ट बाद में होगा, सबसे पहले मैं एक सिटीजन हूँ, पेरेंट भी हूँ। कल को ये मेरा बच्चा भी हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, काउंसलिंग चलने दो, बट सब्जेक्ट ऑफ माई रिजल्ट जो हम जजमेंट पास करेंगे फिर वो तय हो जाएगा, काउंसलिंग हम रोकेंगे नहीं। फर्ज कीजिए आप जजमेंट के आते आते आपको पता चलता है इंटायर प्रोसेस इलीगल है, तो फिर काउंसलिंग का मतलब क्या रह जाता है? इस टाइप के मसलों में देन एंड देयर सुनवाई होनी चाहिए। इफ इट इज टुडे देन इट्स टुडे, नॉट टुमारो। ये एक बुनियादी सी बात है कि आप अपने नागरिक होने के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, आप एतराज़ जताते हैं कि नहीं जताते हैं। जो चीज़ें दिन के उजाले में साफ साफ दिखती हैं, ठीक वैसी ही बातें यहाँ नज़र आती हैं, फिर भी आप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ये सरकार कहती है कि हम जांच करा लेंगे, जो लोग गुनहगार होंगे उनको सख्त सज़ा मिलेगी। शिवम के साथ मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो पीसीआर कह रहा है कि थोड़ी देर में संपर्क होता है तो हम जुड़ते हैं। अनुज, आपकी पार्टी ने, अनुज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और आपकी पार्टी ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। आप यह भी कहते हैं कि दोबारा इम्तिहान होना चाहिए, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं उन राज्यों में भी यह मामला चलता रहा है। ये व्यवस्थागत इस देश में हो गया है, पार्टीगत नहीं है।
देखिए बिल्कुल आपने ठीक बोला, और ये इतना बड़ा नेक्सस हो गया है जो ये पेपर लीक का कांड हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहली बार तो इस तरह से इतने बड़े लेवल पे उजागर हुआ है। अगर इतिहास उठा के देख लें, खासतौर से जब से इन्होंने एनटीए का गठन किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया है, इन 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। और इस सरकार की पहचान, भारतीय जनता पार्टी की पहचान पेपर लीक सरकार के रूप में बन गई है। और इन 70 पेपर जो लीक हुए हैं उनमें कम से कम 2 करोड़ से ऊपर अभ्यर्थियों का जो है भविष्य इन्होंने ताक पर लगा दिया है। क्यों नहीं इनकी अभी तक आंख खुली? क्यों नहीं इन्होंने देखा कि जो हमने एनटीए का जो गठन किया है वो कहीं ना कहीं लगातार अपने जो है जिम्मेदारी निभाने में विफल साबित हो रही है? और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एनटीए जो इन्होंने उसका गठन किया है, ना तो उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वो लोग कैपेबल हैं, ना वो लोग आज तक पता चल पाया है कि इतने बड़े लेवल पे वो देश में जो है पेपर्स कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन पेपर कौन सेट करता है नहीं कुछ मालूम चलता, क्योंकि सारा का सारा काम इसमें अब जो मैं सबसे बड़ी आपके व्यवस्था के ऊपर। अनुज के सवाल को शिवम के पास लेके चलने जाता हूं। शिवम, आपका स्वागत है। एक ऐसी बॉडी आपकी सरकार ने बनाई जो बॉडी इनकॉम्पिटेंट है, ये माना जाने लगा है। अभी नेट की परीक्षा हुई, उसको रद्द करना पड़ा। नीट का इम्तिहान है, धांधली से भरा हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई, पर्चा लीक का मामला आता रहा है। 24 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सरकार कहती है कि नहीं नहीं, परीक्षा तो हो ही गई है, अगर जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो फिर उसको हम सजा देंगे। ये किस तरह की राय है सरकार की? राणा जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूँ, मेरी आवाज ही मुझे एक हो रही है, मैं एक बार प्लीज इसको ठीक करा दीजिए। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सरकार का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम इस देश के बच्चों के साथ हैं। इस देश के बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, और किसी भी स्तर पर जाकर अगर हमें इसको ठीक करना पड़ेगा और जीरो करेक्शन पर हमें इस पेपर को लेकर जाना पड़ेगा, हम लेकर जाएंगे। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, दिक्कतें हुई हैं, परेशानी हुई है। एनटीए को लेकर जो सवाल जवाब हुए हैं वो भी एक बड़ा विषय है, उस पर भी कहीं ना कहीं लगातार इस देश में डिस्कोर्स हो रहा है। अब जो अनुज जी ने कहा कि पॉलिटिकल आरोप जो उन्होंने लगाए कि एनटीए के आने के बाद से जो स्थितियां खराब हुई हैं, नहीं, वैसा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो पिछले ही साल एनटीए ने 1,40,00,000 जो लोग हैं उनका बहुत सक्सेसफुली एग्जाम कराया, परंतु ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस बार जब 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देने गए तो उसमें 7 से 8 सेंटरों में मेजर दिक्कत पाई गई। एक बात और कही गई कि जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि शुरुआत के पहले दिन के भाई नहीं, इसमें कोई धांधली नहीं है। कल ही मेरे देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, मेरी गलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले दिन मैंने जैसे ही रिज्यूम करा उसके बाद कहीं ना कहीं जो ग्रेस मार्क्स को लेकर जो चीजें चल रही थी उसको लेकर मैंने ऐसे कहा जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, अब मैं इस बात को कहता हूं कि जो स्थितियां हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सारी चीजें इस देश के सामने है, और हम सारे मेजर्स उस पर ले रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाए। रही बात पेपर लीक की, इसमें कहीं जी बोलिए। मैंने ये मान लिया कि सरकार की नीयत बिल्कुल दुरुस्त है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहे के मुताबिक चलेगी, सरकार के तहत ही आपका एनटीए आता है। 2 बुनियादी सवाल हैं। जो पटना की पुलिस है वो कहती है कि जो पर्चा हमारे यहाँ जला हुआ मिला है और जो यहाँ पेपर सर्कुलेट होता रहा मोबाइल पर, हम चाहते हैं कि आप ओरिजिनल पेपर दें ताकि हम मिलान करा लें। हम चाहते ये हैं कि जो बच्चे ये पकड़े गए हैं, इन बच्चों की जो डिटेल्स हैं आप दे दें ताकि हम भी इनके बारे में पड़ताल कर लें। एनटीए ना पर्चा दे रहा है, ना बच्चों के डिटेल्स दे रहा है, और वो कहता है कि नहीं सब ठीक है। ये नीयत का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मैं एक चीज तो साफ कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज ही मैंने खबरों से ये चीजें पता करी हैं और आज ही तमाम पूरे देश में इस तरह की खबरें चली हैं कि एनटीए से जो पर्चा मांगा गया है वो नहीं दिया गया है। किन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है या क्या मिलान में देरी है, उस चीज को भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्लियर किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से जो क्लैरिटी, हमने तो एनटीए को भी नहीं इससे बाहर रखा है। कल शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम एनटीए में भी आमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार हैं। हाई लेवल कमेटी का गठन करके इस चीज को देखना बेहद जरूरी है कि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है और किसी तरह की इनकॉम्पिटेंस हो रही है तो उसको दूर किया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस देश में चाहे सरकार हमारी 2014 में बनी हो, 19 में बनी हो, 24 में बनी हो, वो स्टूडेंट्स की वजह से बनी है। स्टूडेंट्स
को हमें कहीं ना कहीं अपने साथ रखकर चलना होगा और उनसे संबंधित जितने भी परीक्षा के जो विषय हैं उनको सॉल्व करना ही होगा। एनटीए को लेकर किसी तरह की कोई सिंपैथी से सरकार को जिन बच्चों का हवाला देकर के आप कहते हैं कि आपकी सरकार बनी है और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देश का नौजवान जो है वही देश का भविष्य है और वही देश को आगे ले जाएगा, विकसित हिंदुस्तान का सपना जिस बुनियाद पर खड़ा हो रहा है वो देश का नौजवान है। और 2 बच्चे मेरे साथ हैं, इन दोनों ने इम्तिहान दिया था। अभी निर्णय से मैंने बात की थी, अभिषेक हैं। अभिषेक बेटा, आपको कितना स्कोर आया? सर मेरे 650 नंबर है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था, पर इस साल नहीं मिल रहा है। मेरी रैंक जहां 7-8 हज़ार होनी चाहिए थी वो आज 30,000 है। अब ये साफ दिखाता है कि पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है, लेकिन कोई उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा सर ने बोला अभी कि हम कमेटी बनाएंगे, हम लोगों को सज़ा देंगे, हम एक्शंस लेंगे, ज़ीरो एरर लाएंगे, पर सर कब? हमारी लड़ाई तो समय के साथ है। हमें तो अपने बैच के लिए भी तो हमें न्याय चाहिए, हमें भी तो कॉलेज चाहिए जिसके लिए हमने पूरी पढ़ाई करी है, जिसके लिए हमने दिन रात एक किया है, हम एक एक नंबर के लिए इतनी मेहनत करते हैं और फिर कुछ लोग पेपर खरीद के पास हो जाते हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? ये शिवम आवाज़ है। एक और लड़का है निर्णय, इसको भी आप सुन लो ताकि आपको अपनी बात कहने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आपको भी थोड़ा वक्त मिलेगा सोचने के लिए और अपना दिल टटोलने के लिए। निर्णय, क्या लगता है आपको? सर, जब एक विद्यार्थी एक पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी करता है उस पर बहुत एक मानसिक तनाव होता है, उस पर बहुत मेंटली प्रेशर होता है कि उसे इस साल किसी भी हालत में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, उसे किसी भी तरीके से एक अच्छे कॉलेज में एंटर करना और पढ़ाई करके करना है। हमारे इसमें एजुकेशन सिस्टम में हमें कहीं वैल्यू सिस्टम में नहीं सिखाया जाता कि हम चीटिंग करके कोई चीज़ करें, पर अगर वो मॉरल ग्राउंड्स पे गलत होती है तो हम एज जो हम लोगों ने जो मेहनत करके नंबर लाए हैं वो एक किसी तरीके से दब जाते हैं जब कोई बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा दिखाकर वो पेपर खरीद लेते हैं। हम पर बहुत ये शिवम, यही सवाल है कि वैसे बच्चे जो दिन रात एक करके काबिल हैं और उनको लगता है कि नहीं यह रास्ता मुझको मेरे सपनों तक ले जाएगा, वहाँ जा कर के खड़ा होते हैं तो वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जो मोटे मालदार बाप के बेटे हैं वो ऐसे ही परीक्षा माफियाओं के चक्कर में आकर के पैसा दे करके पिछले दरवाजे से अपने बच्चों को बड़े मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिलवा देते हैं। ये 640 और 650 के बच्चे बैठे हुए हैं, इनको शानदार मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, आज ये बेचारे बाहर हैं। यशवंत जी, एक बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, तमाम चैनल्स पर जो है मैं तमाम दलीलें देता है वो आया हूं और लगातार यही बात हुई है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपने उन्हीं अभ्यर्थियों को बिठाया हुआ है, आप साथ में बैठे हैं, तो मैं बिल्कुल राजनीतिक चीटाकशी में किसके समय में क्या हुआ उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं खुद एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं और मुझे लगता है कि इस पैनल में इन बच्चों के बाद अगर कम उम्र होगी तो शायद मेरी ही होगी, हालांकि मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं भी खुद अभी कुछ ही दिनों पहले कॉलेज से निकल कर आया हूं। ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का भी विषय है। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, ठीक बात है, वो अपने पैसे देकर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा, मुझ जैसा बच्चा जो मेहनत करके ये उम्मीद रखता है कि उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा और इतनी मेहनत करने के बाद और पढ़ने के बाद अगर स्थिति ये बन जाए या फिर इस तरीके का अविश्वास पैदा हो जाए तो सवाल पूछा जाना लाजमी है। उसी चीज को इंश्योर करते हुए जो कहा गया है कि भाई हम जांच का विषय नहीं है, हम तो बस सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जो भी निर्णय आए वो जल्दी से जल्दी एक बार डिलीवर हो और उसके बाद एक क्लैरिटी हो कि किसी भी बच्चे के दिमाग में नीट की परीक्षा को लेकर 1% भी संशय नहीं रहना चाहिए। सरकार की ये कमिटमेंट है कि किसी भी स्थिति में जाकर, किसी भी हद तक जाकर जो लोगों ने ये किया, जो गैंग चल रहे हैं, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है, वो तो पकड़ा ही जाए। लेकिन ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, तो सिर्फ इतना है कि इस स्थिति को ज्यादा बेहतर करना है। सरकार ने इस स्थिति को बेहतर करने के लिए चाहे वो 13 भाषाओं में पेपर को अलग अलग पहुंचाना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाकर सेंटर्स का खोलना हो, चाहे 15% तक जो है उनका सिलेबस है उसको कम करना हो, तमाम मेजर्स हमने लिए। लेकिन बावजूद इसके इस बात से आज कोई इनकार नहीं कर सकता कि हाँ, 7-8 सेंटर्स पर दिक्कत हुई है। अच्छा है। एक प्रवक्ता जो अपने तेवर के लिए, अपने तीखेपन के लिए लगातार जाना जाता है, उसकी अपनी पहचान है, वो कम से कम आज मुलायमियत से बात करता है और कहता है कि नहीं, बच्चों के साथ तो गलत हुआ है। यही अपने आप में एक बड़ा सच है और यही समझ है कि हाँ, ये है जो गड़बड़ है और ये अपना नतीजा, ये अपना हल ढूंढना चाहता है और हल सिर्फ एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे या फिर सरकार खुद से निर्णय ले
कि इम्तिहान रद्द किया जाए, दोबारा इम्तिहान लिया जाए। मेरे पास 5 मिनट हैं। शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि 5 मिनट है तो मैं अपने मेहमानों से फिर से जोड़ना चाहता हूँ। प्रोफेसर नेहा, बातचीत आपने पूरी सुन ली, जी आपके पास भी अब एक तस्वीर साफ होगी। जी इस तरह के इम्तहान और इस तरह के दूसरे इम्तहान जो एनटीए जैसी एजेंसीज लेती हैं, उनको लेकर के भरोसा लोगों का कम हो रहा है। जी, वो भरोसा कम होगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम हर साल हर बार सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पे भरोसा कर रहे हैं। ह्यूमन एरर्स आएंगे। आप जितने भी 24 लाख बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आप इतनी भाषाओं में टेस्ट बनाते ये हैं। बहुत अच्छी बात है। जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और वो ट्रांसपेरेंट हैं, ऑनेस्टली हो जा रहे हैं। सरकार को तकनीक के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, आप आके सिंह साहब, टेक्नोलॉजी अभी नहीं है फर्ज कर लीजिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो बच्चा काबिल है उसके लिए जो जगह बनती है उस जगह पर उसको जाना चाहिए। यह नहीं जाना भी एक तरीके से उसके हक को मारना है। कानून में इसकी भी अपनी कोई जगह होनी चाहिए। ये पूरा मैं सिर्फ इसलिए करने का कि मामला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, मामला ये भी है कि एक गैंग है जो पर्चा लीक करता है, लोगों से मिलता है, पटना में भी और रांची में भी करोड़ों कमाता है। यह भी तो कोर्ट में जाएगा, यह भी तो सबूत काम आएगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोलूँ तो बक्स स्टॉप एट द डोर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज अनक्वेश्चनड। सेकेंडली, ये पॉलिसी क्राइसिस है, दिस इज ए पॉलिसी क्राइसिस। 2017 में जब ये इंटीग्रेटेड किया गया था एग्जाम्स, तो उसके पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक क्या था? फुल प्रूफ एग्जाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन 2017 से 2024 तक कम से कम 70 एग्जाम्स के पर्चे लीक हुए, जिसमें 2 करोड़ लोग बच्चे विक्टिम बने। इसका मतलब ये पॉलिसी जो था फेल कर गया। तो आइदर द पॉलिसी हैज टू गो और द गवर्नमेंट हैज टू गो। दोनों चीजें एक साथ नहीं, दोनों चीजें, या तो पॉलिसी को आप और दुरुस्त कीजिए, अपने सिस्टम को आप फुल प्रूफ कीजिए, ताकि इस तरीके से पर्चा लीक होने की कोई भी आशंका ना बने। जी, मैं जैसे वो पेरेंट्स जो हैं, जो रातों रात 5 से 50 लाख रुपए घर से निकाल देते हैं, वो भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं। They also must be prosecuted. इस बात से मैं सहमत हूं। अगर आपका बेटा नालायक है, अब आप देखिए कि जिस बच्चे को पर्चा दिया गया, ये लड़का अनुराग यादव, इसने रात भर पर्चा पढ़ा, आंसर रटा, 720 में से 181 लेकर के आया। अब ऐसे लड़कों को आप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इस देश के लोगों को निरोग रखने की भूमिका अख्तियार कर ले, नहीं होता। और आप ये गुनाह कर रहे हैं। अनुज, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात अभी जो लाइन में बोली कि अनड्यू फेवर देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि आज जिनके खिलाफ ये शो है, जिनके खिलाफ पूरे देश में इस समय रोष है, जिनकी गलत पॉलिसी की वजह से, मैं इसको पॉलिसी पैरालिसिस बोलूँगा, जो इनकी पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से आज 24 लाख नीट के स्टूडेंट, 10 लाख यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स और 7 साल में 70 पेपर जो लीक हुए, 2 करोड़ स्टूडेंट्स, 2 करोड़ अभ्यर्थी का सोचिए आप। एक परिवार में 4 लोगों, तो 80 करोड़ लोगों को तो आपने इसमें अफेक्टेड कर दिया है इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। आपने उनको ज़्यादा समय दिया, आज हमसे बुलवाते आप, हमसे आपने बोलने नहीं दिया, आपने उनको बीजेपी वालों को फेवर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं आपने, मैं आपके इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका नहीं, मैंने तो आपको पूरा दिया। क्योंकि आज सवाल भारतीय जनता पार्टी से उठता है कि इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। और इस देखिए कितनी विडंबना है, सवाल को ही लेकर के मैं उनके पास गया कि जो लोग गलत निर्णय लेते हैं आज वही उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय आकर के कहते हैं पेपर लीक नहीं आपका सवाल ही जाकर के उसको माफी मांगते हैं। मैंने तो खुद, इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में हमारा अनुज, मैंने आपका सवाल तो खुद उनसे किया था कि सरकार सिर्फ, मुझे बोलने प्लीज, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हमारे देश का भविष्य अगर इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में रहेगा तो निश्चित तौर से इस तरह की गलतियां होंगी। और हम क्यों उनकी गलतियों का वजह से हम क्यों भुगते, हमारे बच्चे क्यों भुगते, हमारा देश क्यों भुगते? क्यों नहीं इन लोगों से सवाल जवाब किया जाए और क्यों नहीं इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? अब चूंकि शिवम है नहीं, इसलिए आपका यहाँ जवाब नहीं मिलेगा, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद